बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। पाकिस्तान की मईशत क्या दुष्सिमत में गामजन है, यह है आज का सवाल। क्योंकि हम देख रहे थे कि जब इस हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था तो इसके सामने बहुत से माशी चैलेंजेस थे। इससे पहले जब इत्तेहादी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरात का सामना था। लेकिन बहरहाल PDM की उस वक्त की हुकूमत ने कोशिशें की और मुल्क को एक दुरुस्त माशी सिमत में गामजन किया। उसके बाद जब इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत आई, तो जाहिर है माशी चैलेंज ही एक बहुत बड़ा मामला था जो इस हुकूमत के सामने दरपेश था। अब हुकूमत की ये कोशिश है कि मुल्क को एक सही सिमत में डाला जाए और पायदार तरक्की के हवाले से, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इस मईशत को पायदार मईशत और पायदार तरक्की में तब्दील किया जाए। जो माशी इस्लाहात की जा रही हैं या जो मईशत के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उनको ठोस बुनियादों पे आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए जितनी भी इस्लाहात की ज़रूरत है उन इस्लाहात पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। हुकूमत कहती है कि वो निजकारी के जो मसाइल हैं और प्राइवेटाइजेशन के जो मामलात हैं वो उस पर भी फोकस नज़र आती है, क्योंकि जाहिर है मईशत के साथ गुड गवर्नेंस यानी बेहतर गवर्नेंस और मुल्क का जो नज़्म नस्क है उसे बेहतर चलाने का जो मामला है वो भी इसमें शामिल है। जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी, जब तक अच्छा नज़्म नस्क नहीं होगा हुकूमत और निज़ाम चलाने में, उस वक्त तक मईशत में बेहतरी नहीं आ पाएगी। इसके लिए हमने देखा कि शुरू में IMF के साथ मुआहदे हुए और बहरहाल जब IMF के साथ मुआहदे हुए तो उसने जो दीगर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनके साथ मुआहदों के लिए भी राहें हमवार कर दी। इसमें यकीनन दोस्त ममालिक का बड़ा अहम किरदार था और फिर हमने देखा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से और जो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को उन्होंने कर्ज दिए थे उनको रोल ओवर करने में एक अहम किरदार अदा किया और यूं पाकिस्तान की मईशत को कुछ ठोस बुनियादें मिलने लगी। लेकिन याद रहे कि IMF के साथ जो मुआहदे हुए या IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो जाहिर है मईशत के लिए कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं है। मईशत वही ठोस होगी, वही बेहतर होगी जिसमें हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो, यानी हमें कुछ अपनी माशी इस्लाहात करनी है। इसी को लेके हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक अहम फैसला किया और वो फैसला था कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। ये एक अरसे बाद हुआ है, बल्कि माजी करीब के अंदर अगर हम देखें तो ये पहली बार हुआ है कि बिजली की कीमतों में इतनी बड़ी कमी की गई है। इसके साथ साथ हम देखें तो इससे पहले इंटरेस्ट रेट में भी मुसलसल कमी की गई, जिससे सरमायाकारी के लिए भी एक माहौल मुहैया हुआ और इसके साथ साथ महंगाई में भी बतदरीज कमी आती गई। और इस वक्त अगर हम महंगाई की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान की 60 साल की तारीख में कम तरीन सतह पर महंगाई मौजूद है, यानी 0.69%। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि जूं जूं असरात आते हैं या आलमी मार्केट में मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो कोशिश की जाती है कि हुकूमत उसके असरात अवाम तक मुंतकिल करे, और जाहिर है उसे ये करना है, उसकी ये जिम्मेदारी है। अवाम ने जब उनको वोट दिया है और उन्हें इक़्तिदार दिया है तो वो उनसे तवक्को रखते हैं कि वो उनके मसाइल को हल करें। इसके साथ साथ अब जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए भी माहौल अब एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। जो मुल्की सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं और बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से भी यकीनी तौर पर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। क्या पाकिस्तान की मईशत आने वाले दिनों में एक ठोस शक्ल इख्तियार कर लेगी और फिर इसके असरात, जो सही असरात और समरात हैं, वो अवाम तक इसी तरह पहुंचते रहेंगे जैसे कि अब इन कोशिशों का आगाज़ हुआ है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए आज हम इस नशिस्त में हमने कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। मैं पहले तारुफ करवा दूं, स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी। बाबर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कुर्बान बलोच साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुर्बान बलोच साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी रहे, तमाशी तज्ज़ियाकार भी हैं, जनाब बदरुज़्ज़मान। बदरुज़्ज़मान साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। बदरुज़्ज़मान साहब, सबसे पहले तो ये जो हुकूमत ने हालिया फैसला किया है बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से, आपके ख्याल में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इस कमी का और इस फैसले की कितनी अहमियत है? जी, बहुत शुक्रिया।
बिजली मेन ड्राइविंग इंजन है पाकिस्तान की इकॉनमी का, और पाकिस्तान के अंदर अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडस्ट्रीज की साइड पे हमें अच्छी ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम ये था कि बिजली की महंगाई की वजह से हमारी प्राइसेस, हमारी प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिवनेस का मसला था इंटरनेशनल मार्केट में। तो जब ये बिजली के अंदर अगर कमी होती है, इसकी वजह से ये एडवांटेज होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट करेंगी। ऑलरेडी हमारे कुछ इन महीनों में अच्छी खबरें आ रही हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स के अंदर हम गुज़िश्ता 2-3 महीनों के जो नंबर्स हैं उसमें 7% के करीब इंक्रीज नजर आ रही है, और जो एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। तो बिजली की कमी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अच्छी फैसिलिटी है जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को मिली, और इसके साथ साथ फिर अवाम के लेवल के ऊपर भी इस चीज़ का एक बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये महंगाई को कंट्रोल करने में मदद देती है। जी ठीक। कुर्बान बलोच साहब, आप फरमाइएगा। जमाते इस्लामी, हमने देखा है कि उसने हर मामले पे एक भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा किया है, लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हाफिज़ नईम उर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनके दरमियान टेलीफोन पर भी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। इसका मतलब यह है कि जो 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 असली फ़ैसले होते हैं, जो अवामी फ़ायदे के लिए जो फ़ैसले होते हैं, वो भले कोई भी सियासी जमात अपोजिशन में रहे, वो हुकूमत में रहे, वो जितनी भी इख्तलाफ में रहे, लेकिन जो बेहतर फ़ैसले होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल। मैं समझता हूँ कि साल का जो अरसा है उसमें मईशत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें उसका एनालिसिस किया जा सकता है। फौरी तौर पर अगर बिजली की कीमतों की आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा रिलीफ है आवाम के लिए, और जमात इस्लामी और बाकी जो सियासी जमातें और रहनुमा उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, सनतकारों ने, घरेलू सार्फिन ने इसको अप्रिशिएट किया। 24 करोड़ लोग इस न सिर्फ बिजली और तवानाई से उनका रोज़ का एक वास्ता पड़ता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी पैदावार, आपकी अद्वियात, आपकी बाकी चीज़ें इसी से एक रिलेटेड हैं कि डूइंग ए कास्ट ऑफ बिजनेस अगर आप कम करेंगे तो ज़ाहिर है उसका जो फ़ायदा है आवाम तक जाना है। और मैं समझता हूँ कि साल में हुकूमत ने जो इक़दाम किए, मैं समझता हूँ सिर्फ ये नहीं है कि बिजली की कीमतों में कमी आई है। आपके अफरात ज़रमी वो ज़ीरो पे आ गया है, ऑलमोस्ट ज़ीरो पे। इंटरेस्ट रेट आपका बहुत लोएस्ट है। आपके अफरात जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मुस्तहकम है, और आपके ज़खायर बढ़े हैं, और उसके बाद एक साल के अंदर आप मजमूई तौर देखेंगे तो घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में तकरीबन 10 रुपए की कमी है। 3 रुपए समथिंग पहले की गई थी, अब 7 रुपए 41 पैसे है। और सनतों के लिए जो बिजली की कीमत है, मैं समझता हूँ कि ये तो अनप्रेसिडेंट है कि मजमूई तौर पर एक साल के अंदर 18 रुपए फी यूनिट कमी है। अब ये हुकूमती इकदाम हैं, हर कोई कहता है कि हुकूमत रिलीफ दे लोगों को, हुकूमत का राइट बनता है, मुंतखब हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें, उनका राइट है कि अवाम को रिलीफ दे। मैं समझता हूँ कि अब जो उसके बाद कोई जिम्मेदारी बनती है स्टेक होल्डर्स की बनती है कि जो रिलीफ अभी मईशत में आया है वो ट्रिकल डाउन करे लोगों को। वो सनतकार हों, वो रेडीबान हो, वो फ्रूट वाला हो, वो अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री हो, जो भी है जिसको भी रिलीफ मिला है। सिर्फ बिजली की कीमतों का रिलीफ नहीं है, ये 3 और 4 चीज़ें जिसकी मैंने निशानदेही की, अगर उसको आप मिलाएंगे तो ये रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको पास ऑन करने के लिए अभी भी आम लोगों को तैयार नहीं है। जितना लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था गाड़ियों के किरायों में और अद्वियात की कीमतों में और सब्जी फलों की कीमतों में और बाकी रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में, तो ये नहीं मिला। गवर्नेंस के हवाले से आपका इशारा गवर्नेंस के हवाले से इस पे आप बात करते हैं, लेकिन बाबर मकसद कहने का ये है कि अब जो ये फैसला हुआ है इसकी हर सतह पर पजीराई हो रही है। घरेलू सार्फिन, तिजारती सार्फिन या सनती सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो तो है ही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े जो इश्यूज़ होते हैं, जो अवामी इश्यूज़ होते हैं, उसमें भले कोई भी सियासी जमात अपोजिशन में हो या वो इक़्तिदार में हो,
لیکن جب یہ معاملہ آتا ہے تو اس میں وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، اور اس میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا یا جماعت کی طرف سے اظہار کرنے میں کوئی اس میں برائی نہیں ہے کہ اگر حکومت کوئی بہتر کام کر رہی ہے، آپ تنقید تو سال بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر حکومت نے کوئی بہتر کام کیا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، جو کہ جماعت اسلامی نے کیا ہے۔ میرا اشارہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی ایک شدید تنقید بھی کرتی رہی، مخالفت بھی کرتی رہی، اور بجلی میں قیمتوں میں کمی کے حوالے سے انہوں نے یہاں دھرنے بھی کیے اور ملاقاتیں بھی کی حکومت کے ساتھ۔ جاوید صاحب، آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ دیکھیں جو سیاست ہوتی ہے، سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تنقید بھی کرتے ہیں اور تعمیری تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ آپ جس طرح جماعت اسلامی کی آپ بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ایک میچور سیاسی جماعت ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب اچھا کام کیا حکومت نے تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا، بلکہ اس کو کہا کہ آپ کا یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے جماعت اسلامی دھرنا بھی دیتی ہے، ساری چیزیں کرتی ہے۔ مہنگائی کے خلاف حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سب سے پہلے دھرنا دیا تھا۔ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2018 کے بعد عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ چھٹا سال ہے، چھٹے سال کے بعد جا کے عوام کو ایک اچھا ریلیف ملا ہے۔ جب آپ نے بات پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم میں تو حکومت جو تھی، کولیشن پارٹنرز تھے، وہ تو پچھلی حکومت کے جتنی چیزیں تھیں اس کو سنبھالنے میں لگے ہوتے، ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے لگے تھے۔ آپ تھوڑے سے سٹیبل ہوئے ہیں، اور سٹیبلٹی کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے کہ 3,390 ارب روپے جو ہیں، جو ان کے ساتھ آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ معاہدہ ہوا ہے، وہ حکومت کو نہیں دینے پڑیں گے۔ سرکولر ڈیٹ جو ہمارے اوپر پوائزن کی طرح تھا، وہ 5 سال میں 0 ہو جائے گا۔ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی تو آپ دیکھیے گا کہ یہی جو آج یونٹ ہے، جس میں آپ نے کہا کہ مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں، ایک پروٹیکٹڈ ہے 1 سے 50 تک ہے، 50 سے آگے آپ نے 100، اسی طرح ان کے لیے تو 17 18 روپے پر یونٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ تمام جتنے صارفین ہیں ان کے لیے اگر یہ اسی طرح تسلسل چلتا رہا، اسی طرح گڈ گورننس چلتی رہی، اسی طرح فیصلے ہوتے رہے، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ یونٹ جو ہے یہ 10 سے بھی نیچے آ جانا ہے، 1 ڈیجٹ میں آ جانا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 1965 کے بعد آج سب سے زیادہ لویسٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پورے اگر ساؤتھ ایشیا کا بھی آپ کمپیریزن کریں تو اس وقت سب سے زیادہ جو کم مہنگائی کی شرح ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تمام آپ کا بنگلہ دیش میں بھی ہم سے زیادہ ہے، انڈیا میں بھی زیادہ ہے، ایون آپ دیکھ لیں چائنا میں بھی ہم سے زیادہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اقدامات کیے گئے ہیں، اور ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف جب سے بنے ہیں، دیکھیں میڈیا، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ دیکھ لیں آج تک کوئی سکینڈل نہیں آیا۔ آپ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ کرپشن کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تمام جتنی بھی انہوں نے منسٹرز بنائے ہیں، جتنی بھی سیکٹریز لگائے ہیں، مینجمنٹ ہے، ان کے اوپر کنٹرول ہے۔ اور عوام کیوں خوش ہیں؟ عوام اس لیے خوش ہیں کہ پہلی دفعہ کیا ہوگا، جب بجلی کی پرائسز کم ہوں گی تو اس کا امپیکٹ تمام دوسری چیزوں پر بھی آئے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم پرائسز جب کم ہوتی ہیں، کرائے کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بجلی کی پرائس کم ہوگی، دیکھیں جو عام آدمی جس کو 12 سے 15 ہزار جو بل دیتا تھا، آج اس کا جب 5 ہزار آئے گا تو جو 5 ہزار کی اس کی بچت ہوگی وہ اپنی تعلیم پہ خرچ کرے گا، اپنی صحت پہ خرچ کرے گا، اپنی جو لائف ہے اس کو بہتر بنانے میں خرچ کرے گا۔ تو اس لیے جو اس وقت کے جو کنزیومر پرائس انڈیکس بھی ہے، انٹرنیشنل جو ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، اور اگر اسی طرح رہی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ساؤتھ ایشیا کی ون آف دا بیسٹ اکانومی ہوگی۔ تو اس لیے دیکھیں جو جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، اس میں دیکھیں تحریک انصاف ہے، پیپلز پارٹی ان کی کولیشن ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ان سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جب حکومت کوئی ایسا کام کرتی ہے جس پہ ان کی تنقید کرنے کو دل کرتا ہے تو اس پہ یہ تنقید کرتے ہیں، تمام میڈیمز پہ آ کے کرتے ہیں، بلکہ ان کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت ہو، دیکھیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ حکومت ہے۔ وہ جب سے اقتدار میں آئے، آپ نے دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے چہرے جو ہیں ان کی خوشی آئی ہے۔ پہلی دفعہ عید پہ لوگوں نے اچھی طریقے کے ساتھ عید منائی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا، مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں مہنگائی کی شرح 38% تھی، اور لوگ اپنی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ عید آتی تھی بکرا تک نہیں خرید سکتے تھے۔ تو اس دفعہ لوگوں نے شاپنگ، آپ دیکھیں اب کے شاپنگ مال جو ہے جہاں راستہ ملتا ہے وہاں ظاہر ہے کہ کوشش ہونی چاہیے حکومت کی۔ یہ ہر صورت میں ظاہر ہے کہ مہنگائی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جیسے کہ قربان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پاسان کرنا چاہیے بہتر گورننس کے ذریعے سے تاکہ عوام تک اس کے اثرات پہنچے۔ بدرالزمان صاحب آپ فرمائیے گا، جیسے کہ آج وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا، اورنگزیب صاحب نے بھی کہا کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو سارے بینچ مارکس ہیں وہ بھی پورے کیے ہیں، اور ہم نے اس کم سے کم وقت میں کوشش کی ہے کہ اپنا جو معاشی نظم و نسق ہے
इसको ज़रा बेहतर करें, हमने इसको बेहतर किया है, जिसकी गवाही IMF भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है और दीगर इदारे भी दे रहे हैं? जी जावेद साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो सबसे बड़ा क्राइसिस था वो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर बड़ी बुरी सूरत हाल थी। तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरते हुए हमने एक्सटर्नल फ्रंट को बैलेंस किया और उसके अंदर कुछ मुश्किल फैसले भी करने पड़े, वो डेफिनेटली फैसले किए गए। और अब जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो नंबर्स उस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनको बड़े टैक्टफुली इम्प्लीमेंट किया गया। अब डेफिनेटली इस कंप्लायंस के अंदर जो कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि आप एक्सटर्नली फाइनेंसिंग के लिए जाने की कोशिश करें, क्योंकि आपने जैसे प्रोग्राम के इंट्रो के ऊपर कहा था कि वो आप कोई IMF को परमानेंटली अपने साथ तो नहीं अटैच करना चाहते। सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आपको इस सहूलत को लेके चलना पड़ता है। तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है इस गवर्नमेंट को और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर साहब, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये उस सहूलत को अचीव कर पाए हैं। अच्छा, इसके अंदर जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस है मल्टीलैटरल इदारों का इटसेल्फ। हमारे एक्सपैट्स रेमिटेंसेस का बहुत अच्छा नंबर एक्सपेक्टेड है, $36 बिलियन के करीब एंड ऑफ दिस ईयर्स, और स्पेशली एक्सपोर्ट्स के एंड के ऊपर हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। और जहाँ तक डोमेस्टिक फ्रंट है, इसके ऊपर ये जो महंगाई की सिचुएशन है, आपको जावेद साहब आइडिया होगा कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी किसी भी मुल्क की, नॉर्मली जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो 2% के इन्फ्लेशन के टारगेट को टो कर रही होती हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक हमें बेडिंग अवेलेबल हो गई है, बड़ी अच्छी सिचुएशन है कि जिसमें हमारी महंगाई का लेवल एक बड़ी रीजनेबल उसके ऊपर आ गया है। और ये नॉर्मली ऐसी सूरत हाल होती है जिसके अंदर ग्रोथ का स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टेबिलिटी मिलने का मतलब है कि आगे हम जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, भले वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज है या एग्रीकल्चर है, उसको हम काफी हद तक ग्रोथ की तरफ ले जा सकेंगे। और वहाँ जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी हैं ताकि हमारी इकोनॉमी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बने। और ये जो एक सूरत हाल है कि अक्सर कोट किया जाता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जो मुसलसल IMF के साथ इंगेज रहता है, तो वो एक काइंड ऑफ परमानेंट ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो और परमानेंट डिसएंगेजमेंट हो, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं। अब इसमें जाहिर है आपने ज़रई एग्रीकल्चर के हवाले से बात की और उस पर बड़ा फोकस है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ज़रई टैक्सेस हैं वहाँ पर इस्लाहात जो करनी है उसके हवाले से बड़ी कानून साजी हो रही है, कुछ सूबों ने कर भी ली है। उस हवाले से आप समझते हैं कि उसका भी बड़ा एडिशन होगा, जिसकी तरफ आज औरंगज़ेब साहब ने भी इशारा भी किया है कि जून तक हम जो टैक्स टू GDP रेशो है उसको हम 10.6% तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। जी देखें, एक चीज हमें रियलाइज करने की जरूरत है। अगर आप पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखें, पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ा GDP को बूस्ट देने वाला सेक्टर है वो तो सर्विसेज का है, और सर्विसेज हमारी 60% इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती हैं। सिमिलरली एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ये 20% ऑफ द इकोनॉमी है। अब अगर आप टैक्सेस को देखते हैं तो टैक्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 70% इंडस्ट्री की तरफ से आता है और बकिया सर्विसेज की तरफ। और एग्रीकल्चर के अंदर चूंकि पाकिस्तान एक रिलेटिवली एक गरीब तबका पाया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जाती है कि वहाँ टैक्स ना किया जाए। लेकिन जब हमारी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर रहती है तो फिर वहाँ हमारे पास डिफरेंट मौके होंगे कि हम एग्रीकल्चर के अंदर बूस्ट लेके आए। एग्रीकल्चर के अंदर बेइंतहा रोल है प्रोविंसेस का, और प्रोविंसेस के अलावा कुछ फेडरल इदारे ऐसे हैं जो कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। तो उन इदारों की तरफ से नए बीजों का पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट की जा सकती है। डिफरेंट कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड की कंपनीज है, वो यहाँ अगर अच्छे तरीके से ऑपरेट करें
पाकिस्तान के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरवेंशन ना करे, जो कि अभी इंडिकेशन नजर आ रहा है कि डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर उस इंटरवेंशन को छोड़ा जा रहा है, तो एक अच्छी मार्केट प्लेस डेवलप हो सकती है एग्रीकल्चर की। और वो डेफिनेटली अगर फार्मर को अच्छी प्राइस मिलती है तो वो मार्केट प्लेस एक इंसेंटिव देगी कि उन क्रॉप्स को स्विच किया जाए और वैल्यू एडेड क्रॉप्स को स्विच किया जाए। बिकॉज जिन ममालिक ने अच्छी एग्रीकल्चरल ग्रोथ की है, अब वहाँ ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को देख। कैलिफोर्निया के अंदर रिसेंट 2 डेकेड्स के अंदर एलमंड्स, चाइना के एक जिनान या शेंडोंग प्रोविंस के अंदर गार्लिक, जिंजर, तो इस तरह की जो हाई एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हम टारगेट कर सकते हैं। और सिमिलरली फूड की काफी ज्यादा आइटम्स जहां हम बेइंतहा रिलाय करते हैं, यानी कि आप देखें कि हमारा जो एडिबल ऑयल है ऑलमोस्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स, या टी इस तरह या लेंटिल्स, तो एक बड़ी इंपोर्ट है पाकिस्तान की। तो वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं तो वो भी हमारे एक्सटर्नल फ्रंट पे हमारी इंपोर्ट्स को सप्रेस करेगा और उनमें वैल्यू ऐड करके स्पेशली एक रिसेंट कुछ सालों में हमने देखा कि शुगर इंडस्ट्री की तरफ से कन्फेक्शनरीज की एक्सपोर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर फूड की एक अच्छी इंडस्ट्री है जो डेवलप की जा सकती है, जो कि जहां हम इतना अच्छा नहीं कर, तो उन एरियाज के ऊपर प्रोविंशियल सपोर्ट और प्लस कुछ फेडरल इदारे जो फूड रिलेटेड है, या इंटरनेशनल क्वारंटीन, इंटरनेशनल FDA रिलेटेड एक्रीडिशंस जिन मार्केट्स के अंदर अभी हमें एक्सेस मिलेगी। बिकॉज ये जो ट्रेड टैरिफ की सिचुएशन है, इसके अंदर कुछ ममालिक जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स बहुत अरसे से डेफिसिट रन कर रहा था, उन ममालिक के लिए एक टैरिफ की हायर रेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो डेफिनेटली वो के हवाले से मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं इस पर हम तफसील से बात भी करेंगे। लेकिन कुर्बान बलोच साहब, जाहिर है कि जिन सूबों के किरदार के हवाले से भी बात हो रही है कि आज इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि सूबे वफाक के साथ मिलकर मामलात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जाहिर है टैक्सेस का मामला है, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। मईशत के मामले पे कम से कम तमाम के तमाम सूबों को, क्योंकि ये सबका एक ही मामला है, वफाक के साथ इन लाइन होना चाहिए। आपके ख्याल में कितने इन लाइन हैं? क्योंकि हमें यहाँ एक सूबा नज़र आता है, अगरचे कि वो समझते हैं इन मामलात को, यानी खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बाकी में तो हुकूमत को कोई इस किस्म के मसाइल नहीं है मईशत के हवाले से। यानी एक सियासी इस्तेकाम होना चाहिए हर सूरत में, और सूबों की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, सूबों की जिम्मेदारी है। और ये जो फ़वाइद हैं बिजली की कीमतों की कमी का, इंटरेस्ट रेट में कमी का, अफरात ज़र में कमी का, आपके डॉलर मुस्तकम होने का, तो ये इनके सारे बेनिफिट्स सूबों को आगे ट्रिकल डाउन करनी है। और मेरा हमेशा एज अ आम शहरी ये ईमान रहा है कि जब तक आप बलदियाती इदारे जो गवर्नेंस का उसका निज़ाम है उसको साउंड नहीं करेंगे, उसको मजबूत नहीं करेंगे, उसको खुदमुख्तार नहीं करेंगे, आप आम शहरियों तक ये डिलीवरी है उसको बेहतर नहीं कर सकते। आप जब लोगों तक, आम लोगों तक डिलीवरी बेहतर करेंगे तो उनका न सिर्फ मईशत पे, गवर्नेंस पे, हुकूमत पे, रियासत पे जब एतमाद बढ़ेगा तो वो टैक्स देने में कंट्रीब्यूशन उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, और बाकी जो भी इदारे हैं उसकी जो मजबूती के हवाले से उनका किरदार बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर यूरोप और बाकी ममालिक में देखेंगे तो वहाँ आम लोगों को इसलिए फ़िक्र नहीं है कि उन्हें पता है कि तालीम के हवाले से मेरे अखराजात का इशू नहीं है, हेल्थ के हवाले से नहीं है, बच्चों के आने जाने का, घर, बाकी चीज़ें। तो उसके बाद अगर हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर काटती है टैक्स का तो उसके लिए कोई नो इशू है। हमें इसी तरफ जाना पड़ेगा कि हमें लोगों को जो भी एक अब 20% 30% भी रिलीफ मिला है तो हमें फौरी तौर पर सूबाई हुकूमतों को ये इकदाम करके हमें ये चीज़ सूबों को, लोगों को मुंतकिल करेंगे तो हमारी मैशत पे उनका एतमाद बढ़ेगा, रियासत पे, गवर्नेंस पे जब एतमाद बढ़ेगा तो आपकी GDP, आपकी टैक्स रिकवरी, आपकी ज़राअत की टैक्स के हवाले से, परचून के टैक्स के हवाले से सारे शोबे आपके कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप मुस्तकम होंगे, आप माली तौर पर, और माली तौर पर मुस्तकम होंगे तो मैं समझता हूँ कि सियासत उससे रिलेटेड है।
ये जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें जब पैरेलल चल रही की तो मैं समझता हूँ कि शायद इंशाल्लाह यही उम्मीद है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये कह चुके और वज़ीर ख़जाना भी ये कह चुके कि हम जिस तेज़ी से बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दिन दूर नहीं है कि न सिर्फ आवाम को डिलीवर करेंगे, जो मोहताजी है एक फाइनेंशियली माशी हवाले से, उससे भी पाकिस्तान निकल जाएगा। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं बाबर गोरसी साहब, वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस कर रहे हैं। मेरा इरादा और ये मेरा जो कहना है वो आपको पता है कि अपोजिशन के हवाले से भी है कि सब अपनी इस ज़िम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं। तमाम जितने भी जमातें हैं वो अपोजिशन में हैं या वो इस वक्त हुकूमत में है, सिवाय एक जमात के तमाम जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो हमारी सियासी जमातें मजबूत होंगी, रियासत मजबूत होगी तो पाकिस्तान के अवाम मजबूत होंगे। वो ये चाहते हैं कि वो सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान का सिस्टम जो है, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि एक हमारी मईशत एक दुरुस्त सिमत की तरफ जा रही है। अभी आप देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, आपके मुआशी जो इस्लाहात आपने की हैं उसकी वजह से आम आदमी तक रिलीफ पहुंचा है। तो इसलिए जो तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं वो ये महसूस कर रही हैं कि जो अपोजिशन में भी हैं और जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, वो समझते हैं कि जो हमारे टीम के जो कैप्टन हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और हमारी जो सपोर्ट है उनके साथ है। लेकिन एक जमात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाह रही है कि किसी तरीके के साथ ये जो आवाम को रिलीफ मिल रहा है ये ना मिले, क्योंकि उनका जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना है। ठीक है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल करनी चाहिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए करनी चाहिए, लोगों को सहूलियात देने के लिए करनी चाहिए, ना कि इसलिए करनी चाहिए कि अगर आप मुखालफत बराए मुखालफत में एक उस सियासी जमात की मुखालफत कर रहे हैं जो इक़्तिदार में है और वो आवाम को रिलीफ दे रही है। लेकिन चूँकि अब इनकी पोलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस वक्त जेल में है, जो इनका मेन बानी तहरीक है, अब बानी तहरीक का जो स्टेटमेंट होती है वो भी आप देख सकते हैं कि उनको तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए था कि जी वो हमेशा तनकीद करते हैं कि जी आज ऑयल प्राइस इतनी हो गई है। का क्या इनके खदशात क्या हैं इनके कि अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है तो इनके क्या खदशात? इनके सिर्फ ये खदशात हैं जावेद साहब कि अगर आवाम को रिलीफ मिल रहा है, एक साल में इतना रिलीफ मिला है, ये समझते हैं कि जब 2027 में इलेक्शन होगा तो ये इतना रिलीफ दे चुके होंगे हर शोबे में। अभी तो आपने देखा है कि बिजली की कीमतों की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। अभी इन्होंने हेल्थ में रिलीफ मिलना है, इनको एजुकेशन में जिस तरह रिफॉर्म्स कर रहे हैं, यूथ प्रोग्राम में जिस तरह रिफॉर्म्स हो रही हैं, इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स को ये टैक्स में करें, इंडस्ट्री को फ्लरिश करने के लिए। इसी तरह आपने देखा है कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें जो इंडस्ट्रियल जोन बनने, इकोनॉमिक जोन बनने हैं, उसकी वजह से आम लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलना है। इवन कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हुकूमत इस वक्त कर रही है कि किसी तरीके से आम आदमी तक उसके असरात पहुँचे, तो ये तमाम चीज़ें जब हो जाएंगी, एक आम आदमी को उसके असरात मिलना शुरू हो जाएंगे, तो उसका जो नज़रिया है वो जो है टोटली चेंज हो जाएगा। वो ये समझेंगे कि ये हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो हमें रिलीफ देती है। अगर आप हिस्ट्री भी देख लें, आप 90s की हिस्ट्री देख लें, तो मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा जब भी नून लीग की हुकूमत आई है या इनकी पार्टनर्स की हुकूमत आई है तो आवाम को रिलीफ मिला है। वो ताजर आप देख लें, ताजर बरादरी जब भी इनकी हुकूमत आती है सबसे ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं। इसी एक्सपोर्टर्स को आप देख लें, इवन जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के सदूर हैं, इसी तरह आपने देखा वज़राए आज़म है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भी वेलकमिंग होते हैं। अब हमारी अपोजिशन को ये डर हो गया है, वो ये समझते थे कि ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उनका पहले दिन से यही था कि हमने किसी तरीके से इनको डिलीवरी से रोकना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये है कि इन्होंने डिलीवर करना शुरू कर दिया, चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी ये रिलीफ मिला है इससे नज़र आ रही है, महंगाई की जो शरह कम की है उससे नज़र आ रही है। आप देखें करप्शन इंडेक्स जो है वो कम हो गया। इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि जब लोगों ने, अवाम ने इनको वोट दिया है जी, तो इन्होंने जाके अवाम के मसाइल ही तो हल करने हैं। हुकूमतों की ये जिम्मेदारी होती है और ये चैलेंजेस होते हैं उसके लिए कि अवामी मसाइल को हल करना है, हर सूरत में हल करना है। लेकिन वो सियासी जमात जो बरसर इख्तिदार हो या अपोजिशन में हो, वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे तो तब ठीक है। बदरुज़्ज़मान साहब, अब टैरिफ की बात हमने की थोड़ी देर पहले। अमेरिका ने जाहिर है कि दुनिया के अक्सर ममालिक पर टैरिफ आयद किया है, पाकिस्तान पे 29% टैरिफ आयद किया है। अब
वज़ीर आज़म साहब ने तो 2 कमेटियाँ भी बना दी हैं कि वो अमेरिका के साथ इंगेज करें, नेगोशिएट करें ताकि इस मामले को कुछ अच्छे हल की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी टेक्सटाइल की सनत जो है उस पर सबसे ज़्यादा असरात होने हैं। आप फरमाइएगा कि ये जो फैसले हुए हैं इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी हमारे लिए, कुछ मौक़े भी होंगे, कुछ और भी ऐसी जगहें होंगी, कुछ एवेन्यूज़ होंगे जिनको हमने डिस्कवर करना है जहां पाकिस्तान की तिजारत कम है। तो जाहिर है दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है इस टैरिफ का, और पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? टैरिफ को इस तरह समझने की जरूरत है कि एक तो हम इसको आइसोलेटेड पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, और एक हम देखते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड क्या सिचुएशन बनती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जो अमेरिका के साथ अमेरिका उनके साथ ट्रेड सरप्लस रन कर रहा था, उनके लिए भी एक बेस लाइन टैरिफ 10% ऑफ द टैरिफ है। तो इससे मुराद है कि वो ममालिक भी अमेरिकन मार्केट्स के अंदर डिफिकल्टी फेस करेंगे, लेकिन वो बहुत सारे ममालिक जो कि अच्छा खासा अमेरिका उनके साथ एक ट्रेड डेफिसिट, बड़ा डेफिसिट रन कर रहा था। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके की हैं कि उन्होंने जो डेफिसिट है अपना, उस डेफिसिट की एक परसेंटेज को लेके और उन्होंने उतना ही प्रोपोर्शन के अंदर टैरिफ इम्प्लीमेंट किया है। तो वो ममालिक जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एडवांटेज में थे अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, उन ममालिक के लिए डेफिनेटली डिफिकल्टी होगी। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कुछ ममालिक बड़े वेल प्लेस्ड हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर, उसको उन ममालिक का कुछ तो प्रोडक्ट्स का उनको एडवांटेज हासिल है, लेकिन उन ममालिक के अंदर ट्रेडिशनली इस तरीके का रुझान रहा है कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बड़ा सीरियसली लेते हैं, और दैट्स व्हाई वो एक एडेड एडवांटेज ले जाते हैं मार्केट्स के अंदर। तो हमारा एक इशू ये आता था कि हम कुछ 2, 4, 5% के प्राइस के डिफरेंस के साथ अमेरिकन मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते थे हमारे एक्सपोर्टर्स। तो अगर वो एडवांटेज हमें से एक मुल्क के ऊपर अगर 50% का टैरिफ है और हम 29% फेस कर रहे हैं, तो 20% का एक एडवांटेज हमें मिला है। तो अगर हम 10% का डिसएडवांटेज भी था हमारी प्राइसेस के अंदर, तो वो हमें एक 10% का बूस्ट मिल जाएगा, नंबर 1। और दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपने पहले जहाँ से स्टार्ट किया था, बिजली से स्टार्ट किया था, कि हमारी जो सबसे बड़ी इनपुट है वन ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की, वो बिजली ही होती है। तो अगर आप बिजली के फ्रंट पे आपको एक रीजनेबल बिजली की प्राइसेस मिलती हैं, अगर आपको एक अच्छे रेट के ऊपर फाइनेंसिंग, बिकॉज काफी अरसे के बाद एक रीजनेबल रेट के ऊपर काइबोर 12% के ऊपर आया है, तो वहाँ आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, उसके अंदर कमी आती है, और फिर आपको एक टैरिफ का एडवांटेज मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत अरसे के बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जैसे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि फर्दर हमारी मिनिस्ट्री, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नेगोशिएशन के अंदर जाएगी। तो अगर वो इसको टेक्टफुली नेगोशिएट करते हैं और समहाउ किसी स्टेज के ऊपर हम अमेरिका के साथ, जिस तरह बाकी मालिक ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अमेरिकन मार्केट की एक प्रेफरेंशियल एक्सेस हासिल की, अगर हम उस स्टेज तक ले जाते हैं तो फिर हम बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। और हमारा जो एक सदाबहार इशू रहा है एक्सपोर्ट्स का, बिकॉज जब से पाकिस्तान बना है एक्सपोर्ट्स में हमने डेफिसिट ही रन किया है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम एक्सपोर्ट्स के अंदर कुछ अच्छा कर पाए, और फिर वो अल्टीमेटली करंट अकाउंट डेफिसिट का बायस बनता है। तो अगर हम इस चीज को टेक्टफुली कर जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है जिस सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी हमें वहाँ मिल सकती है। ठीक, बड़ी आपने अहम बात की बदरुज़्ज़मान साहब। एक बहुत और भी अहम बात ये हुई कि जो हुकूमत का रेवेन्यू है उसमें आज वज़ीर ख़जाना साहब ने यह भी कहा कि गुज़श्ता साल 29% इजाफा हुआ था, और रवां साल जो है वो 32.5% इजाफा हुआ है। एक तो उन्होंने ये अहम बात की, और दूसरा उनका ये भी कहना था कि प्राइवेटाइजेशन जो ज़ाहिर है इस हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकारी इदारों की वजह से तकरीबन 800 से 1000 अरब तक नुकसान हो जाता है,
یہ تمام وہ باتیں ہیں جس پہ بڑی توجہ کی اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو ٹیکسس کے اندر اس حکومت کی پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست ہے. اس کے اوپر تو ہم بہت ایک لمبی ڈسکشن کر سکتے ہیں، کافی باریکیاں اس کے اندر ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مین اکانومی کا سٹرکچر دیا تھا، یہ حکومت پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان سیکٹرز کو ٹیکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں پروفیٹیبلٹی تو موجود تھی لیکن ٹیکسز ٹریڈیشنلی نہیں آتے تھے. تو بہت پریشر آتا ہے ڈفرینٹ ایسوسیشنز کی طرف سے اور ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جو کہ ہمیشہ سے حکومت کے بڑے کلوز رہے ہیں. تو اس حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے اس پریشر کو سہا بھی، اور وہ جو ایک ریفارمز کی امپلیمنٹیشن تھی اس کو بڑا ٹیکٹفل طریقے سے انہوں نے کیا. تو اب حکومت کا جو فوکس ہے ٹیکس کلیکشن کے اوپر وہ بے انتہا لائک لیزر لائک، میں کہوں گا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہاں گیپس اویلیبل ہے اور بالکل ہی ٹیکس کی پریزنس نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پورا ایک سائیکل ہے ہمارا، اسپیشلی جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا ایک ایریا ہے جس کے اندر ڈاکومنٹیشن کی ٹھیک ٹھاک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ اس ڈاکومنٹیشن کی ریکوائرمنٹ کو صحیح طرح کمپلائی نہیں کرتے تو پھر ٹیکس ایویژن ہوتی ہے. تو ان لوپ ہولز کو بڑے اچھے طریقے سے ایف پی آر اس پہ کام کر کے فل ان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سملرلی پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک بہت لمبے عرصے سے ڈسکشن چل رہی ہے. ڈیفینیٹلی حکومت کا پیور کمرشل بزنس کے اندر ہونا اب تو آلموسٹ اس ماڈرن دنیا میں کوئی اتنا فروٹفل نہیں ہے. تو نہ صرف کہ ملٹی لیٹرل ایک ریکوائرمنٹ ہونا پرائیویٹائزیشن کے اوپر، خود سے ہمارے جو ڈومیسٹک ایک ماحول ہے ڈسکشن کا، اس کے اندر ہماری جو ارلیئر پرائیویٹائزیشنز ہوئی ہیں اور انہی پرائیویٹائزڈ اداروں کا ایفیشینٹلی چلنا دیکھنے کے بعد عوام کے اندر بھی ایک سچویشن ایسی ہے کہ اس کو پاپولیرٹی ہے. لیکن ایکچولی جو لاسز ہے ان کچھ اداروں کے وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک بٹر پل ہوگی ٹو سوالو. اگر وہ ہوتی ہے، اس کے اوپر ایزرٹیونیس دکھائی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل کیا جاتا ہے، تو وہ جو سبسیڈائز ہم کر رہے ہیں اسٹیٹ اون لاسز کو، وہاں سے اگر ہم نکل جاتے ہیں تو فسکل سائیڈ کے اوپر پھر ہمیں ایک بہت بڑا کوشن اویلیبل ہوگا. اور وہ فسکل سائیڈ جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں کا بچا ہوا پیسہ الٹیمیٹلی پھر ڈیولپمنٹ کے اندر ہوگا، اور ڈیولپمنٹ ہی سسٹینیبلٹی اور پھر ایک سسٹینڈ جی ڈی پی گروتھ دیتی ہے. اور یہی ظاہر ہے کہ حکومت کی حکمت عملی بھی ہے کہ وہ سسٹینیبل گروتھ کی جانب جائیں، پائیدار ترقی کی جانب جائیں. اور پھر اب ظاہر ہے کہ وہ جو گروتھ کی بات ہو رہی ہے، معیشت کی جو گروتھ ہے وہ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ بدرالزمان صاحب، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے. بابر گورسی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. قربان بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ گفتگو کرتے ہوئے ٹیکس کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے، بات ہے وہ جو ٹیکس دینے والے پاکستان کے اندر لوگ ہیں، ان کو ایک بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ ٹیکس دیتے ہیں لیکن ریٹرنز جمع کراتے ہوئے بڑا ان کو ایک پیچیدہ ڈاکومنٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے، فائلنگ اس کی کرنی پڑتی ہے، کنسلٹنٹس کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں. اس پیچیدہ نظام کو بھی سہل بنانے کی، آسان بنانے کی ضرورت ہے. اور آج اس کی طرف وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بھی ہم نے ہر صورت میں آسان بنانا ہے تاکہ فوری طور پر وہ ریٹرنز بھی فائل ہو سکیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.